मंडे से। आज हम लोग पढ़ने वाले डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का हिंदी होता है आश्रित शाखा। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा ब्रांच जो 100% डिपेंड होता है हेड ऑफिस के ऊपर। अच्छा, ब्रांच को कंट्रोल कौन करता है? हेड ऑफिस। एक हेड ऑफिस होगा, उसके बहुत सारे ब्रांचेज होंगे। जैसे अगर कॉमर्स वर्ल्ड अपना ब्रांच खोले तो हजारीबाग इसका हेड ऑफिस होगा। इसका ब्रांच रामगढ़ में हो सकता है, कोडरमा में हो सकता है, चतरा में हो सकता है, विष्णुगढ़ में हो सकता है। तो ब्रांचेस को कंट्रोल करने के लिए एक हेड ऑफिस होता है। कोई दिक्कत है? तो अगर कोई ब्रांच 100% कंट्रोल्ड होता है हेड ऑफिस के जरिए तो उस ब्रांच को बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, जो 100% डिपेंड है हेड ऑफिस पर। हेड ऑफिस उसको माल भेजेगा, हेड ऑफिस इसको पैसा भेजेगा, हेड ऑफिस इसको इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है, उसके अनुसार ही अपना सामान बेचेगा। तो सारा काम कौन करेगा? हेड ऑफिस। यानी हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही ये काम करेगा। तो ऐसे ब्रांचेज को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच, जो 100% डिपेंड होता है हेड ऑफिस के ऊपर। हेड ऑफिस जो भी इसको इंस्ट्रक्शन देगा वही ये पालन करेगा। इसी को हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। ये सेल डिपो का काम करता है। सेल डिपो समझते हो? ये ब्रांच नहीं है, समझो सेल्स एजेंट है हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस उसको सब कुछ जो भेजेगा ये बेचेगा, तो इसको सेल डिपो बोलते हैं। एज ए सेल एजेंट काम करता है ये। तो चलिए लिखते हैं हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच का। इट रेफर्स टू दोज ब्रांच, it refers to those branch which do not maintain a separate set of books, of accounts of their own, all the transaction connected with the branch are recorded only in the books of head office. Head office. It should be noted that a dependent branch act as a sale agent और सेल डिपो। डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो सेल एजेंट या सेल डिपो की तरह काम करता है। और इसी को अब हम लोग हिंदी में लिखते हैं। इसका अर्थ ऐसे शाखा से है जो अपने पुस्तकों में अपने लेन देन से संबंधित कोई लेखा नहीं करता है। इसके सारे लेखे मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में किए जाते हैं।
इसमें शाखा केवल विक्रय एजेंट के तौर पर कार्य करता है, उसका अपना या उसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। देख लीजिए डिपेंडेंट ब्रांच कौन है। ऐसा ब्रांच जो 100% डिपेंड किस पर होता है? हेड ऑफिस पर होता है। हेड ऑफिस, अच्छा ये ब्रांच इतना तक पावर भी नहीं रखता है कि अपने यहाँ अकाउंट्स मेंटेन करें। ये ब्रांच इतना पावर भी नहीं रखता है कि अपने यहाँ खाता लिखे। ये ब्रांच खाता होता कुछ नहीं बनाता है। तो सवाल है कि इसका रिकॉर्डिंग कैसे होता होगा? जैसे आप सिंपल देख लो, बैंक ऑफ इंडिया का कोरा ब्रांच है ना यहाँ पे, इसके पास ये पावर नहीं है, पावरलेस ब्रांच है। ये कुछ भी मेंशन नहीं करता अपने यहाँ। इसका सारा रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस के बुक में होगा, यानी जो भी रिकॉर्डिंग करेगा हेड ऑफिस के बुक में रिकॉर्डिंग करेगा। इसके पास कोई भी पावर नहीं है, ये डिपेंडेंट ब्रांच है। तो सवाल है कि ये लोग क्या अपने पास रखता होगा जब रिकॉर्डिंग ही नहीं करता है? तो ये सारा, इसका सारा रिकॉर्डिंग, जैसे इसको हजारीबाग ब्रांच लिखा गया होगा, या हजारीबाग में अगर बहुत सारे बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे ब्रांच रियल में है तो बहुत सारे है, तो क्या लिख देंगे? हजारीबाग ब्रांच नहीं। तो आप देखिएगा भरता, अगर फॉर्म भरते हैं तो लिखते हैं कोरा ब्रांच, लिखते हैं ना। उसके बाद भी इस ब्रांच का एक कोड होता है। आप लोग बहुत अच्छे से बार बार डिमांड भी करते हैं ऑनलाइन पेमेंट में, IFSC कोड। तो उससे ब्रांच का नंबर पता चल जाता है कि ब्रांच है कहाँ और कौन सा ब्रांच है। कोई दिक्कत है? तो IFSC कोड से पता चल जाता है, नंबरिंग। तो क्या करता है, जितना भी रिकॉर्डिंग होगा इसका सारा हेड ऑफिस के बुक में होगा। तो ब्रांच अपने यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग करता है, हम बता देते हैं क्या क्या करता है। हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ध्यान देना, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच अपने यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग करता है। तो क्या क्या करता है उसका हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। शाखा के पुस्तक में किए जाने वाले लेखे। तो पहला, ब्रांच अपने यहाँ बनाता है स्टॉक रजिस्टर। क्या रखता है? स्टॉक रजिस्टर। कितना माल मेरा बचा हुआ है, कितना माल बिका, ठीक है। दूसरा, कैश बुक बनाता है, रोकड़ बही, पैसा कितना आया कितना गया ये सब रिकॉर्ड रखता है। कस्टमर लेजर बनाता है अगर उधार बेच रहा है तो। ग्राहक खाता, ETC कर दीजिए। उससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग कुछ नहीं करता है। सबसे पहले, हाँ वही पेटी कैश बुक ही कैश बुक हो, यहाँ कैश बुक का मतलब पेटी कैश बुक ही डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले स्टॉक रजिस्टर बनाता है। स्टॉक रजिस्टर समझते हैं? कितना अपने पास स्टॉक है, कितना माल आया और कितना बिका, कितना बचा हुआ है, ठीक है, कितना दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हुआ, उसका सारा स्टॉक रजिस्टर रखता है। एक नॉर्मल रजिस्टर में कैश बुक, जिसको पेटी कैश बुक बोलते हैं, पेटी कैश बुक बनाता है। और साथ ही साथ कस्टमर लेजर बनाता है। अगर किसी को उधार बेच रहा है तो राम का, श्याम का, मोहन का अगर है तो अलग से लेजर बनाएगा। लेकिन आपको इसके बुक का अकाउंटिंग नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आपको पढ़ना है हेड ऑफिस क्या लिखता होगा। हेड ऑफिस का मेन ऑफिस जिसका ब्रांच खुला हुआ है, समझ गए। कहीं भी आप ब्रांच ओपन कीजिएगा तो पहले एक बिजनेस ओपन कीजिएगा ना, जिसका ब्रांच दूसरी जगह। तो जो सबसे प्राइम बिजनेस है, जो सबसे मेन बिजनेस है, उसी को हेड ऑफिस बोलेंगे। और उसके बाद आप ब्रांचेस खोलिएगा। पहले बार ब्रांच किसका खोलिएगा? अगर आपका कोई बिजनेस ही नहीं है तो ब्रांच किसका खोलिएगा? कोई तो बिजनेस एक होना चाहिए ना, जिसका हम ब्रांच दूसरे जगह ओपन कर सकते हैं। तो ब्रांच जिसके लिए ओपन किया जाता है, जो पहला बिजनेस होता है, उसको हेड ऑफिस बोलते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए इसको लिख लीजिए। अभी हम और बता देते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ब्रांच, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कितने मेथड्स हैं रिकॉर्डिंग ब्रांच का, रिकॉर्डिंग करने का इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हम लोग लिखते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ब्रांच इन द बुक्स ऑफ
हेड ऑफिस, ये कौन से ब्रांच की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब डिपेंडेंट ब्रांच का है। तो बोलता है मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा से संबंधित लेन देनों को लिखने की विधियां कितने मेथड्स हैं रिकॉर्ड करने के, कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहला है सिंपल और डेटर मेथड। सिंपल और डेटर मेथड, साधारण एवं या अथवा कर दो, एवं अच्छा नहीं है, साधारण अथवा देनदार विधि, साधारण अथवा देनदार विधि, सिंपल और डेटर मेथड। पहला मेथड है सिंपल और डेटर मेथड, जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक अलग मेथड है, अभी पढ़ेंगे। दूसरा है फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड अंतिम खाता विधि। तीसरा होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। थर्ड है स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एवं देनदार विधि। और सबसे लास्ट मेथड होता है होलसेल ब्रांच मेथड। होलसेल ब्रांच मेथड थोक शाखा विधि। होलसेल ब्रांच मेथड, 4 मेथड है रिकॉर्डिंग करने का इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच के लिए अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 4 मेथड है हेड ऑफिस के बुक में रिकॉर्ड करने का। पहले समझिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब आप लिखिएगा। सबसे पहला है सिंपल और डेटर मेथड कहाँ लगेगा, सब कुछ आपको जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई लगा दो। जब आपका ब्रांच बहुत छोटा हो, जब आपका ब्रांच बहुत छोटा हो तो कौन सा मेथड लगेगा, सिंपल और डेटर मेथड। कोई दिक्कत है, सिंपल और डेटर मेथड, इसका नाम ही डेटर मेथड है, सिंपल मेथड है। सबसे छोटा अगर ब्रांच है, बहुत छोटा ब्रांच है, तो आप ये लगा दो। जैसे ब्रांच का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है और ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगते हैं और सिंपल और डेटर मेथड से अकाउंटिंग रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो वैसे में उस ब्रांच को कन्वर्ट कर दिया जाता है किस मेथड में, फाइनल अकाउंट मेथड। जब हमारा सिंपल और डेटर मेथड से स्टॉक रखना पॉसिबल नहीं होता है तब हम लोग कौन से मेथड में आ जाते हैं, फाइनल अकाउंट। थोड़ा ब्रांच और बड़ा हो जाए तो फिर कौन सा मेथड होता है, स्टॉक एंड डेटर मेथड। जब फाइनल अकाउंट फेलियर होने लगता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना दिक्कत होता है, तो स्टॉक एंड डेटर मेथड होता है। जब सबसे बड़ा ब्रांच है, यानी आपका ब्रांच नहीं है, होलसेलर है, आप ब्रांच खोल के रिटेल का काम नहीं करें, होलसेलर ब्रांच है मेरा, तब फिर कौन सा मेथड लगेगा, होलसेल। यानी सबसे बड़े ब्रांच में होलसेल मेथड लगता है। ऐसे ब्रांच जो होलसेल का काम कर रहे हैं, जिनका रिटेल का काम नहीं है, वो ये लगाते हैं। वैसे आपको यहीं तक पढ़ना होगा क्योंकि रिटेल वाले यहाँ आएंगे, जिनके उधार खूब बिकता है, ज़बरदस्त उधार बिकता है इसमें रिटेल वगैरह में। और ये होगा सिंपल मेथड। सिंपल हम लोगों को तो ज़्यादातर क्वेश्चन, आप लोगों को वैसे पढ़ना तो चारों है, सिंपल और डेटर मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, या तो फिर फाइनल अकाउंट मेथड से। यही दोनों मेथड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। पढ़ना आपको चारों है। इसके अलावा दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ना ही नहीं है आपको डिपेंडेंट ही पढ़ना। डिपेंडेंट का 4 मेथड, इंडिपेंडेंट का अपना मेथड अलग है रिकॉर्डिंग का। तो पहले इसका 4 मेथड हम लोग देखेंगे। अब चारों मेथड का नियम कानून अलग है। इसमें अगर रिकॉर्ड करेंगे तो अलग तरीके से रिकॉर्ड होगा, इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो इसका फॉर्मेट अलग है, इसमें रिकॉर्ड करेंगे इसका फॉर्मेट अलग है, इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो इसका तरीका अलग है। बिल्कुल तरीका उल्टा पलटा है। जैसे अगर हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो इसका फॉर्मेट जो चलता है वो इसमें रिकॉर्डिंग में काम नहीं करेगा, जो आइटम इसमें जाएगा वो इसमें नहीं जाएगा। तो सबका अलग अलग है, इसलिए सेपरेट दिमाग में सेट करना है कि सिंपल और डेटर मेथड में कैसे करेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट मेथड में कैसे करेंगे, फिर पढ़ेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड में कैसे करेंगे, और तब पढ़ेंगे होलसेल ब्रांच मेथड में कैसे करेंगे।
तो हम लोग अभी शुरुआत किससे करने वाले हैं? सिंपल और डेटर मेथड। तो इसको लिख लीजिए, हम एक एक करके फिर डिस्कस करते हैं सिंपल और डेटर मेथड क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट मेथड, और ये ध्यान दीजिए अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अलग दुनिया में घुसने वाले हैं, फिर हम लोग दूसरे मेथड में भी इंटर नहीं करेंगे। पहले मेथड में कम से कम 5-6 को हमको लगता है 10 क्वेश्चन बनाने के बाद अभी जो इंटर करने वाले हैं उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम चलेंगे दूसरे मेथड में। दूसरा मेथड का नाम क्या था? फाइनल अकाउंट मेथड। तो अभी जो हम इंटर करने जा रहे हैं एक अलग कुएं में इंटर करने जा रहे हैं, इसमें पूरा बहुत कुछ सीखना है। उसके बाद इसको हम जब कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग दूसरा मेथड में इंटर करेंगे, बात समझ गए? और दूसरा जब कंप्लीट करेंगे तो तीसरे में चलेंगे, यानी पूरा चैप्टर में यही मेथड ही है। तो आज हम लोग फर्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं और इसके डिटेल में हम लोग अंदर जाने वाले हैं, तो पूरा जानना जरूरी है। सबसे पहला मेथड का नाम क्या है? सिंपल और डेटर। ध्यान दीजिए, सिंपल और डेटर मेथड में सबसे पहला बात याद रखना, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। बात समझ में आई? यह अवास्तविक खाता है, यह अवास्तविक खाता है। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और बताइए ये कौन रखता है, बड़ा ब्रांच या छोटा ब्रांच? तो लिखो, इट इज़ क्रिएटेड बाय स्मॉल ब्रांच। स्मॉल इस प्रकार का लेखांकन छोटी शाखा द्वारा रखा जाता है। इस तरह का अकाउंटिंग छोटे ब्रांच करेंगे, इसमें क्या होगा बताइए? हर ब्रांच का अलग अलग रिकॉर्डिंग होगा कि एक साथ होगा? अलग अलग ना। तो लिखिए, इट मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच ब्रांच। इसमें प्रत्येक शाखा के लिए अलग अलग लेखे रखे जाते हैं। इसको बनाने से पता चलेगा ब्रांच का प्रॉफिट, कि मेरा कौन सा ब्रांच कितना प्रॉफिट में। क्या अगर हम 4 ब्रांच का बना रहे हैं तो चारों ब्रांच का सेपरेट प्रॉफिट और लॉस हमको पता चलेगा, चारों ब्रांच का सेपरेट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, चारों ब्रांच का स्टॉक टर्नओवर पता चलेगा, चारों ब्रांच का कैश सेल पता चलेगा कितना सेल हो रहा है। सेपरेट हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे तो सेपरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमको। जो भी जानना चाहते हैं चारों ब्रांच के बारे में, या 5 ब्रांच अगर आपका है तो पाँचों ब्रांच के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। अगर सिंपल और डेटर मेथड है तो सिंपल और डेटर मेथड में हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेखांकन व्यवहार, कैसे आप लेखांकन करेंगे सिंपल और डेटर मेथड में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। पहला काम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल प्रविष्टि करेंगे। सबसे पहला काम जर्नल एंट्री, और आपको बताया जाएगा जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। लेकिन जर्नल से पहले हम आपको लेजर बताएंगे, लेजर बनाएंगे। कोई दिक्कत है? जर्नल से पहले क्या बनाएंगे? लेजर। तो जर्नल हम बाद में समझाएंगे, लेजर पहले समझा देंगे, क्योंकि लेजर से जर्नल आसानी से आपको समझ आ जाएगा। और पहले अगर हम जर्नल बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में, तो पहले लेजर बताते हैं, फिर उससे हम जर्नल आपको समझा देते हैं कि कैसे बनेगा। और जर्नल भी हम लोग बना के दिखाएंगे। सबसे पहला लेजर बनेगा, ये किसके बुक में बन रहा है? लेजर्स इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। वाह, बुक्स ऑफ हेड ऑफ ब्रांच के बुक में कुछ नहीं बनेगा सर, ब्रांच कुछ नहीं बनाता है। वो स्टॉक रजिस्टर इसलिए रखता है ताकि उसको पता चले माल कितना आया है, कहीं ऐसा ना कि कोई चोरी करके भाग जाए। बस उसी के रिकॉर्डिंग के लिए स्टॉक रजिस्टर है कि माल कितना आया कितना बिका। सब किसके बुक में बनेगा?
मेन हेड ऑफिस, तो कौन कौन सा लेजर बनता है हेड ऑफिस के बुक में? तो पहला बनता है ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस के बुक में पहला लेजर ब्रांच अकाउंट। दूसरा होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, माल कितना भेजें उसका अलग लेजर। तीसरा बनता है ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। और चौथा लेजर बनता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। 4 लेजर बनेगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कितने लेजर बनेंगे? 4। तो 4 लेजर हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। पहला होता है ब्रांच अकाउंट, दूसरा होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तीसरा होता है ब्रांच डेटर अकाउंट और चौथा होता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच डेटर तब बनेगा, ये तो इन्हों तो बनेगा ही बनेगा हर केस में, ये हर केस में बनेगा, लेकिन ब्रांच डेटर तब बनेगा जब आप उधार माल बेचोगे। आपका ब्रांच अगर उधार बेचेगा तब ना डेटर आएगा। अगर केवल हम नगद ही बेच रहे हैं तो डेटर आएगा ही नहीं, और जब डेटर आएगा ही नहीं तो डेटर बनाने की जरूरत पड़ेगा। तो ब्रांच डेटर तब बनाना जब आपका ब्रांच सामान उधार में भी बेचता है। अगर नगद बेचेगा तो डेटर का सवाल ही नहीं है, इसलिए डेटर तभी बनेगा जब आपका ब्रांच किस में बेचेगा? उधार में भी बेचेगा। नगद भी बेच रहे, उधार भी बेच रहे, तो डेटर बना देंगे। अच्छा, स्टॉक कब बनाएंगे? जब स्टॉक बचेगा। ऐसा होता है कि ब्रांच में अगर 5 लाख रुपए का स्टॉक गया तो सब बिक जाए, ऐसा होता है? कभी कभी शायद संजोग से बिक भी सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ स्टॉक बच ही जाता है। जो बच जाएगा तो उसके लिए स्टॉक अकाउंट बनाएंगे कि कितना माल बचा हुआ है साल के लास्ट में। तो अगर साल के लास्ट में बचा हुआ माल है तो उसके लिए बनेगा ब्रांच स्टॉक। उधार बेचेंगे तो उसके लिए बनेगा डेटर अकाउंट कि कितना पैसा लेना मार्केट से बाकी है। डेटर मतलब समझते हो, जिसको बेचें उससे पैसा कितना लेना बाकी है, तो कितना पैसा मार्केट से लेना बाकी है उसकी जानकारी के लिए ये बनाएंगे। दूसरा, हमारे पास अभी कितना स्टॉक है उसकी जानकारी के लिए ब्रांच स्टॉक, और ये दोनों हमेशा बनाना पड़ेगा चाहे कोई भी कंडीशन हो। इसमें क्या बनाते हैं? इसमें गुड्स सेंड टू ब्रांच को हम लोग ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। जो माल भेजा गया है उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र किया जाता है इस लेजर से, और ब्रांच का लेजर जो बनाया जाता है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ब्रांच। इस लेजर को बनाने का मेन पर्पस क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रांच में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत है? हर लेजर का एक उद्देश्य है, बनाने का एक पर्पस है। ब्रांच बनाने का पर्पस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ब्रांच। हम ये जानना चाहते हैं मेरे ब्रांच को फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, और जो उद्देश्य है इसको बनाने का वही इसका आंसर है। जो उद्देश्य होगा वही इसका आंसर होगा। तो समझ आना, जो आंसर है वही इसका उद्देश्य है। बात समझ गए? तो ब्रांच अकाउंट क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए। अगर दिक्कत है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि क्यों बनाया जाता है। तो अगर वो आपको पता है कि ब्रांच प्रॉफिट निकालने के लिए, तो टेंशन फ्री रहेगा। ब्रांच प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कौन सा लेजर बनाया जाता है? ब्रांच अकाउंट। और जो हमारे पास माल आया था उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करने के लिए ये बनाते हैं। अगर उधार बेचेंगे तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि कितना पैसा किससे लेना है, कितना डेटर मार्केट में, कितना उधारी मेरा मार्केट में फंसा हुआ है, उसके लिए क्या बनाते हैं? डेटर अकाउंट। और स्टॉक मेरे पास कितना है या कितना बिक गया उसके लिए जानकारी के लिए हम लोग बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब चारों का फॉर्मेट आपको हम बताएंगे कि कैसा होता है, और फिर इसका जर्नल बताएंगे कि ये जो फॉर्मेट वाले लेजर का बना देते हैं, फिर बताएंगे इसमें जर्नल एंट्री क्या करेंगे ब्रांच में। अगर ब्रांच हेड ऑफिस से माल खरीदता है, हेड ऑफिस से खर्चा आता है, हेड ऑफिस को पेमेंट करता है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेगा ये भी हम लोग जानकारी देंगे। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।